हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आज की क्लास में हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी बात करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन की भी बात करेंगे। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाइए, तो और ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इतने सारे बच्चे इन क्लासेस को पसंद कर रहे हैं, इतना सारा उसको अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, हमको पूरा एनालिटिक्स में पता चलता है कि कितना सारा बच्चे जो है इसको पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो आप भी उसको देखिए और कॉन्टिन्यूअस हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जब आप क्लास को देखेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि IRT एंट्रेंस की हम लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसके क्वेश्चंस लगाने वाले हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, केमिस्ट्री के लगा रहे हैं, मैथ के लगा रहे हैं, फिजिक्स के लगा रहे हैं, अलग अलग क्लासेस में अलग अलग क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो हमारे पास आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक क्लास को देखना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर जो है डिस्कशन में ला रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि पीले, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, यही क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको तुरंत उसमें लगा देना है। ठीक है, पीले फास्फोरस, पीले फास्फोरस, देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन इसी वजह से लिख दे रहे हैं ताकि आप उसको कॉपी में शॉर्ट फॉर्म में लिख सके। पीले फास्फोरस को रखते हैं, ठीक है, पीले फास्फोरस को रखते हैं, कहाँ रखते हैं भाई? घर में रखते हैं कि जल में रखते हैं कि वायु में रखते हैं, ठीक है, कि क्लोरीन में रखते हैं, क्लोरीन में रखते हैं। और एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर हमारी वॉइस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही हो आपको, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहेंगे, क्योंकि बार बार कल की भी क्लास में हमने बोला था तो उसमें शायद वॉइस तो ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पता नहीं आज की क्लास में दिक्कत होने लगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करके, ठीक है, क्लास पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जल में, वायु में, क्लोरीन में, और उसके बाद क्या है, एल्कोहल में। एल्कोहल का नाम ना ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं, एल्कोहल में। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास में है। तो देखिए, जो पीला फास्फोरस होता है ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, यानी कि अगर हम इसको हवा में भी ऐसे नॉर्मली अपने घर में ऐसे रख दें, ठीक है, डेस्क पे रख दें या कहीं पर रख दें, तो ये अभिक्रिया कर लेता है हवा से, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, तो जिसकी वजह से इसको हम लोग हवा में बिल्कुल भी नहीं रख सकते। ठीक है, हवा में भी नहीं रख सकते। क्लोरीन में भी ये रिएक्शन करता है और एल्कोहल में भी ये रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो रिएक्शन किस में नहीं करता है, ये रिएक्शन नहीं करता है जल में। तो इसको हम लोग कहाँ पर रखते हैं, पानी के अंदर डुबा करके रखते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है पीला फास्फोरस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पीला फास्फोरस, यहाँ पर हम सोडियम की बात नहीं कर रहे हैं। सोडियम को तो अगर आप पानी में डालेंगे तो रिएक्शन करता है। ठीक है, यहाँ पर पीले फास्फोरस की बात हो रही है। ठीक है, तो पीला फास्फोरस को हम लोग कहाँ पर रखते हैं, जल में रखते हैं। क्लियर है, चलिए याद रखिएगा इस बात को आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखिए, अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन से देखिए क्वेश्चन क्या है, हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, पहले आप समझिएगा, खुद से थोड़ा सा लगाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि हम कितना लगा पा रहे हैं और कहाँ पर हमारी गलती हो रही। ठीक है, तो जब तक हम क्वेश्चन लिखते रहेंगे तब तक आप उसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम सॉल्व करके बताएंगे। लिखा हुआ है समान परमाणु, समान परमाणु क्रमांक, थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाइएगा, हम बोल रहे हैं उसको लिखते चलिए। क्रमांक के दो परमाणुओं ए और बी की द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 35 तथा 37 है। यदि ए के, आप लोग अब इसको करते ही चलिए। ठीक है, समय मत अपना खराब कीजिए। अब देखिए क्या आप इसको लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। में यानी कि नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन को हम एन लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, न्यूट्रॉन है। तो
बी के नाभिक में न्यूट्रॉन की आपको संख्या बतानी है, की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, हम आपके पास में ऑप्शन भी रख रहे हैं, आप मैच कीजिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो अब देखिए आपका आंसर कहाँ तक पहुँचा हुआ है, बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अब हम सॉल्व करते हैं, मिलाइएगा। ठीक है, कह रहा है कि समान परमाणु क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक का मतलब है कि जो उनका परमाणु क्रमांक है, सॉरी परमाणु होगा, परमाणु नहीं, परमाणु क्रमांक है वो क्या है, बराबर है, सेम है। ठीक है, इक्वल है, किसका, ए और बी का। ठीक है, लेकिन इनका जो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, या फिर द्रव्यमान हम उसको कह सकते हैं, मास कह सकते हैं, वो कितना है, 35 है और 37 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक एलिमेंट है हमारे पास में बी और एक है, ठीक है, एक है ए और एक है बी। तो इसका अगर हम क्या देखेंगे, द्रव्यमान देखेंगे, यानी कि अगर हम इसका मास देखेंगे तो ए का मास कितना है, 35 है, और बी का कितना है, 37 है। सही बात है, इसका मास कितना है, 35 है, और इसका मास कितना है, 37 है, ये हमको लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि यदि ए का मतलब कि ए के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन हो, 18 न्यूट्रॉन हो। ठीक है, और आपको पता है कि जो द्रव्यमान होता है, जो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान होता है, चाहे वो ए का हो, चाहे बी का हो, या सी का हो, या किसी भी एलिमेंट का हो, जो उसका द्रव्यमान होता है वो उसके कहाँ पर रहता है, वो उसके नाभिक में रहता है। और नाभिक में केवल दो चीज़ें रहती हैं, एक न्यूट्रॉन रहता है और एक प्रोटॉन रहता है, एक न्यूट्रॉन रहता है और एक प्रोटॉन रहता है। तो हमको क्या दिया गया है, ये इसका मास दिया गया है। मास मतलब जितना टोटल मास है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिलाने के बाद जो नंबर आती है वही तो उसका मास होता है। ठीक है, तो यही इसका मास है, यानी कि इसमें हमारे पास में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। तो हमको ये बताया है कि ए में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बताया ना, ए में कितनी है, 18 है। तो जब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 18 है और इन दोनों के मतलब कि इसमें दोनों है, न्यूट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, तो अगर हमको प्रोटॉन निकालना होगा कि प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी होगी, तो हम 35 में से 18 घटा देंगे कि नहीं, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 17 इसमें प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइएगा। ये न्यूट्रॉन की संख्या हमको दिया था, हमने प्रोटॉन की संख्या निकाल ली। कैसे, क्योंकि हमको मालूम है ना कि इन दोनों को जोड़ने के बाद 35 ही आना चाहिए, क्योंकि मास वही होता है इन दोनों को जोड़ने के बाद, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो उसी तरीके से हमको क्या कहा गया है कि आपको बताना है कि बी के नाभिक में कितना न्यूट्रॉन होगा। तो आपको ये वाली जगह फिल करनी है, लेकिन ये वाली जगह कब फिल होगी, जब हमको एक मालूम रहेगा। भाई इसमें से अगर हमको ये मालूम रहता है तो हम ये मालूम कर सकते हैं, न्यूट्रॉन मालूम रहता है तो प्रोटॉन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन मालूम है तो न्यूट्रॉन ला सकते हैं, अगर मास दिया है तब। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, मास तो दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ना न्यूट्रॉन दिया है ना प्रोटॉन दिया है। लेकिन एक बात यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है, समान परमाणु क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक, यानी कि ए और बी का परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। तो अब आप कहेंगे यहाँ तो परमाणु क्रमांक लिखा गया है, तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है ना, वही परमाणु क्रमांक भी होता है किसी चीज का, परमाणु क्रमांक भी होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक भी होता है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये तो स्लीपर जैसा बन गया है ना, तो यहाँ पर क्या है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या ही होती है, या फिर कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक होती है। तो परमाणु क्रमांक दोनों का सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी प्रोटॉन कितने होंगे, 17 ही होंगे। ठीक है, इसमें भी कितने होंगे, 17 ही होंगे। तो अब न्यूट्रॉन कितने होंगे, 18 होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे। 18 मत सोचिएगा कि इसमें 17 है तो इसमें 18 हो जाएंगे, इसमें मास इसका अलग है ना, तो इसके मास में इसको आप घटाएंगे तो 37 में से जब आप 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने न्यूट्रॉन होंगे, 20 होंगे, और यही वैल्यू तो हमको पता करनी थी ना, यही वैल्यू हमको पता करनी थी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, मास के बराबर आ रहा है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन टोटल हमारे किसके बराबर होता है, नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, नाभिक में यानी कि मास के बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो हमारा जो न्यूट्रॉन बन करके आया वो कितना आया, न्यूट्रॉन हमारा बन करके आया 20। ठीक है, तो बी में कितने न्यूट्रॉन होंगे, 20 होंगे। समझ में आया कि नहीं है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे कई क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मास देता है, न्यूट्रॉन देता है, प्रोटॉन पूछता है, प्रोटॉन देता है, न्यूट्रॉन पूछता है। इसमें थोड़ा सा घुमा दिया था, दो एलिमेंट को साथ में ला दिया था। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इसको। ठीक,
चलिए देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन है, अब जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो नहीं कर पाते हैं, फिर कहते हैं कि सर कठिन क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था, वैसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन आते हैं, हम ये मानते हैं, लेकिन आप कम से कम उस चीज़ को पढ़िए भी तो ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है सर। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इस तरीके का भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, हम आपको कराए हैं। यहाँ पर कहा गया कि एक धातु M, पता नहीं है कौन सी धातु, बस उसका नाम रख दिया गया है M। एक धातु M का परमाणु भार, उसका परमाणु भार हमको दिया है 27 है। इस धातु के एक क्लोराइड, सॉरी एक क्लोराइड में धातु रेशियो में क्लोरीन का, अब आप लोग इसको करते रहिए, ठीक है, बार बार हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़े, आप लोग इसको करने लगा कीजिए जब हम क्वेश्चन लिख रहे होंगे, ठीक है। जितना जितना आपको समझ में आता जाए उतना करते जाइए। क्लोरीन का भारात्मक अनुपात आप देख करके सोचा कीजिए कि क्या अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम उसको कर पाएंगे कि नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो उस पर आप काम कीजिए कि हम उसको कैसे कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 9:35.5 है, 5 है। यदि धातु क्लोराइड का अणु भार 267 है, तो उसका, अभी सब देख करके घबराए मत कीजिए, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम आपके पास में ऑप्शन लिखते हैं, MCl2, MCl3, M2Cl2 और M2Cl6, ठीक है। इस तरीके से करके ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए सर, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें बताया गया कि एक धातु M है, इसका परमाणु भार हमको दिया गया है, ठीक है। और एक यहाँ पर जो है हमारे उसमें क्या है, धातु के एक क्लोराइड मतलब धातु और जो क्लोरीन होता है वो मिक्स मतलब कि मिला है और धातु क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। तो जो भी धातु होगा, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड और तरह तरह से अलग अलग बनते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो उसी तरीके से इस धातु का एक क्लोराइड बना हुआ है। तो इसमें 2 एलिमेंट है, यानी कि जो हमारा पूरा ये अणुसूत्र बनेगा इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आए तो आप सीधे सीधे दोनों एलिमेंट का नाम लिखिए। एक M जो कि पता नहीं है तो आप M की जगह M रख दीजिए। एक हमको पता है Cl यानी कि क्लोरीन हमारा है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इसमें आप देखिए कि जो इसका रेशियो दिया गया है वो कितने का है। तो रेशियो आपको इसका 9 दिया गया है और इसका दिया गया है 35.5, ये दिया गया है, ठीक है। तो अब ये हमको रेशियो दिया गया है। अब रेशियो जब हमको दिया है तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं कि इसमें परमाणु कितने हो सकते हैं, उसकी आपेक्षिक संख्या निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अगला स्टेप, इसके बाद ये अगला स्टेप है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप में काम करते चलिए। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसके परमाणु भार से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसका परमाणु भार हमको पता, जैसे कि हर एक एलिमेंट का हमको परमाणु भार पता होना चाहिए, ठीक है, हर एक का। जैसे कि ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। जैसे क्लोरीन हो गया तो इसका कितना होता है, 35.5 होता है। ये 35.5 नहीं, इसका होता भी है 35.5, यहाँ पर रेशियो में भी दिया है लेकिन 35.5 का होता भी, ठीक है। तो उसी तरीके से इसका तो दिया है क्योंकि हमको पता नहीं कौन सा एलिमेंट है, तो इसका पहले ही दिया है कि इसका परमाणु भार 27 है, ठीक है। तो इसके परमाणु भार से इसको डिवाइड करेंगे और अगली वाली संख्या के साथ भी यही करेंगे। क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है हमारे पास में, 35.5 ही होता है, तो इससे डिवाइड करेंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट कह लीजिए या फिर 1/3 कह लीजिए, ठीक है, 1/3 कह लीजिए, ठीक है। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा,
ठीक है, एक हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए देखेंगे, अगर आप ये तो कंप्लीट नंबर है लेकिन ये कंप्लीट नंबर नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन आपने किया होगा, ठीक है, कभी ना कभी क्लास 11th में इस तरीके से बनाए होंगे, ठीक है। वहाँ पर एक दो नाम आपने सुने होंगे, एक मूलानुपाती सूत्र होता है और एक अणु सूत्र होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा फैक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई करके हम अपना जो है अणु सूत्र निकालते हैं, ठीक। तो हम मूलानुपाती पहले सूत्र निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको ये मिला है और ये, जिससे ये कंप्लीट नंबर है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है, तो हम किसी नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें जिसकी वजह से दोनों कंप्लीट नंबर बन जाए। तो अगर इसमें 3 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका बन जाएगा 1, ठीक है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा और इसमें 3 से करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, ठीक है। अब दोनों जो है कंप्लीट नंबर बन चुका है। तो अगर हम इसका मूलानुपाती सूत्र देखें, मूलानुपाती सूत्र देखें तो इसका मूलानुपाती सूत्र m कितनी बार में 1 और Cl कितनी बार में है 3, तो MCl3 बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, MCl3 बन जाएगा। ये इसका मूलानुपाती सूत्र बन गया। लेकिन हमको क्या पूछा है, अणु सूत्र पूछा है, अणु सूत्र। तो अणु सूत्र जो निकलता है उसमें क्या होता है, एक फैक्टर से, यानी कि जो हमारा मूलानुपाती सूत्र इसमें एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है तब हमारा मूलानुपाती सूत्र निकलता है। तो वो कौन सा फैक्टर है, उसको हम कैसे निकालते हैं, तो उसको यहाँ पर समझिए। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने कहा ना 2 सूत्र बनते हैं, एक अणु सूत्र बनता है और एक मूलानुपाती सूत्र। तो इस सूत्र से हम इसका टोटल भार निकालते हैं, ठीक है, इसका टोटल। तो अगर आप इसका टोटल निकालेंगे तो आप देखेंगे कि m का कितना है, m का 27 है और Cl का कितना होता है, Cl का होता है 35.5 और गुणते में 3 भी करेंगे क्योंकि 3 बारी है, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका ये 27 प्लस में 5 तिहाई 15 का 5 हासिल लगेगा 1, 5 तिहाई 15 का 16 का 6 हासिल लगेगा 1, 3 त्रिक का 9, 1 का 10, ठीक है। ये इतना करके आ रहा है। तो अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, टोटल आपका आ जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ से 8 6 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 2 1 3 1, इतना करके आ रहा है क्या। एक सेकंड हम कैलकुलेशंस देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन है तो कभी जल्दबाजी में गड़बड़ी ना हो, ठीक है। कितना है भाई, सही किया है ना हमने, बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो ये जो है हमारा सही है, क्लियर है। तो अब इतना आ चुका है। तो अब ये क्या, किसका ये भार आया है, ये जो भार आया है ये किसका आया है भार, ये आया है मूलानुपाती सूत्र का भार। तो मूलानुपाती सूत्र का जो भार हम रखते हैं वो नीचे रखते हैं, ठीक है। और जो अणु सूत्र होता है, अणु सूत्र का भार ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया होगा कहीं ना कहीं अणु सूत्र आपको, क्योंकि ऐसे तो अणु सूत्र अभी बना नहीं है तो आप निकाल पाए, तो यहाँ पर दिया होगा उसका भार। तो यहाँ पर देखिए अणु सूत्र इतना दिया गया है, ठीक है। अणु सूत्र का जो भार दिया गया, सॉरी अणु भार देखिए लिखा है, अणु भार कितना है, इतना है। तो अणु भार आप ऊपर रखेंगे और जो अणु मतलब मूलानुपाती सूत्र का भार होगा उसको नीचे रखेंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक फैक्टर आपको मिलेगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग यहाँ पर 2 बारी जाएगा, ठीक है, जो कि n की वैल्यू होती है, n फैक्टर इसको हम लोग कभी कभी कहते हैं। तो 2 आएगी वैल्यू, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, मूलानुपाती सूत्र से हमको अणु सूत्र निकालना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है ना, अणु सूत्र निकालना है। तो अणु सूत्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अणु सूत्र निकालने के लिए MCl3 और यहाँ पर n होता है छोटा सा, ठीक है। और ये n वही n होता है जो हम लोग निकालते हैं। तो इसमें 2 हम वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमारी वैल्यू 2 आ चुकी है। जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो M2 हो जाएगा और Cl जो है 3 है तो 3 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। तो M2Cl6 हो जाएगा, ठीक है, M2Cl6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर M2Cl6 आपके पास में ये राइट हो जाएगा। और एक तरीका हम आपको इसका बताते हैं, ठीक है। अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो जाए क्या करें क्या ना करें, और इस तरीके से आपको अणु सूत्र पूछा हो और अणु भार दिया हो, ध्यान से समझिए, अणु सूत्र आपसे पूछा और अणु भार दिया हो, तो जितना भी यहाँ पर एलिमेंट दिया गया है ना, इसमें से आप निकालना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, इसका कितना था 27, ठीक है। ये C एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया भाई, यहाँ पर MCl2 था, ठीक है। तो इसका कितना था 27 और इसका कितना होगा 35.5 और दूना 35.5 दूना 35 दूना 70, 71। तो 71 और 27 आप जोड़िए, इसमें जोड़ेंगे तो 8 आएगा और 9 आएगा 98। तो क्या ये इसके बराबर आ रहा है, नहीं। तो इसका जब अणुभार ही इतना नहीं हो रहा तो ये अणुसूत्र कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप पहले ही कट कर दीजिए। इसी तरीके से सबका देख लीजिए, जो अणुसूत्र इतना भार प्रकट कर दे, इतना भार उसका आ जाए, मान जाइए कि वही सही है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप
हर एक चीज़ में नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कहीं पर गड़बड़ी हो जाए, क्वेश्चन इस तरीके से सेट किया गया हो। तो पहले आप ये चीज़ प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर आप उसमें कंफ्यूज होते हैं या फिर चेक करना चाहते हो तो आप दोबारा भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चेक करेंगे तो ये चीज़ यही आएगी, ठीक है। आप कर लीजिए एक बार चाहे चेक, निकाल करके चेक करेंगे। चलिए करते हैं इसको निकाल करके चेक। इसका कितना है, इसका देखिए यहाँ से चेक कर देते हैं ना, देखते हैं आता है कि नहीं आता है सर। यहाँ पर है 27 और गुणते 2, तो 27 गुणते 2 इसका हो गया, प्लस में CL यानी कि 35.5 गुणते 6, ठीक है, इतना हो गया। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके निकालें, एक सेकेंड थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा ना काम हमारा। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अगर हम इसको निकालते हैं तो यहाँ से जो 27 का तो आप तुरंत ही कर सकते हैं खुद से, 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगाए, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, 54 आ जाएगा। इसका आप कीजिए तो 35.5 मल्टीप्लाई में कितना करना है, 6 करना है, ठीक है। 213 आ रहा है, 213 में हम कितना जोड़ दें, 54 जोड़ दें, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, तो ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 267 ही आएगा। तो 267 इसका आ रहा है। तो आप ये तरीका भी लगा सकते हैं, क्लियर है। चलिए इसको आप ध्यान रखिए, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया तरीका पहला का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज की क्लास में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक धातु पर जिंक धातु जानते हैं Zn, ठीक है। जिंक धातु पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, तनु H2SO4, इसी को तो हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। कि हम यहाँ पर इस तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन वो लिखा हिंदी में है, ठीक है। आपको फॉर्मूला अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं लिखा रहेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से NTP क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। NTP पर 1.12 लीटर हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने के लिए शुद्ध जिंक। अब देखिए आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए, क्योंकि देखिए अगर अभी भी नहीं देखेंगे, 5-10 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, तो फिर कब देखेंगे आप खुद से ही सोचिए, ठीक है। जिंक यानी कि Zn की कितनी मात्रा की जरूरत होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ब्रैकेट में एक चीज और करके दिया है कि Zn = 65.4, ठीक है, कॉमा करके H = 1, यानी कि सबका भार दे दिया गया है। S का दिया गया है 32, ठीक है, और O, अच्छा ये 0 नहीं लिखा, O लिखा। ऑक्सीजन का दिया गया है 16, ठीक है। इस तरीके से दे दिया है कि काम पड़े तो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में देगा, किसी में नहीं देगा, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये Zn था तो इसकी वजह से दे दिया है, तो बाकी का भी दे दिया, ठीक है। वैसे आपको ये सब याद रखने चाहिए। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन भी दे दिया जाए सर। 2.73 ग्राम और 3.27 ग्राम और 4.73 ग्राम और उसके बाद क्या है 5.14 ग्राम। इस तरीके से करके क्वेश्चन आपको दिखा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपसे क्या कह रहा है, कि जिंक धातु पर तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, ठीक है। तो आइए क्रिया ही करा करके देखते हैं। Zn + H2SO4, ठीक है। तो जब H2SO4 किसी भी धातु से क्रिया करता है तो वो क्या करता है,
क्या करता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो जब हाइड्रोजन रिलीज कर देगा तो ये चीज़ इसके साथ जुड़ जाएगी, यानी कि ZnSO4 हो जाएगा और प्लस में H2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया बन करके आती है। तो अब ये अभिक्रिया बन करके आ रही है और हमारा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, Zn को उठा रहा है और हाइड्रोजन को उठा रहा है, बाकी चीज़ हमसे मतलब नहीं है। बाकी चीज़ों से पूछता तो हम उसको देखते, लेकिन अभी हमारा Zn और H2 से है। तो Zn में किसका किसी का चीज़ का मल्टीप्लाई है, नहीं है, सिंगल 1 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कितना है, ये 1 मोल लिया गया है। ठीक है, 1 मोल इधर है और इसको भी देखेंगे तो इसमें भी 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल होता है ना, तो 1 मोल ये भी है और 1 मोल। तो 1 मोल में इसका कितना ग्राम होता है, क्योंकि ये धातु है तो इसको हम लोग ग्राम में लेंगे। तो 1 मोल में इसको हम ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इतना ग्राम होता है। ठीक है, 1 मोल में इतना ग्राम ये होता है। लेकिन यहाँ पर ये गैस है, तो गैस को हम लोग यहाँ पर किस में कन्वर्ट करते हैं, लीटर में। तो 1 मोल में अगर ये चीज़ इतनी ग्राम में है तो हाइड्रोजन जो होता है 1 मोल में कितना ग्राम होता है, उसके एक अणु में अगर उसका 1 मोल लेंगे हाइड्रोजन का तो वो कितना होता है, अगर उसका आयतन देखेंगे तो NTP पर। ठीक है, तो वो कितना होता है, ये आपको स्टैंडर्ड है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 22.4 लीटर। ठीक है, कितना होता है, 22.4 लीटर। तो इतना ग्राम और इतना लीटर। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 2H2 होता तो आप इसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में इस तरीके से बदल के आ जाए तो आप उसको कर पाए। तो यहाँ पर क्या है, ये कहने का मतलब ये है कि इतना ग्राम, अगर हम इतना ग्राम जो है जिंक को H2SO के साथ मिलाते हैं तो हमारा जो है इतना लीटर हाइड्रोजन बनती है। ठीक है, या फिर हम उल्टा कह सकते हैं कि अगर हमको इतना लीटर हाइड्रोजन चाहिए, या फिर इतना, इसमें जैसे कह रहा था ना कि प्राप्त करने के लिए, तो इतना लीटर 22.4 लीटर हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए हमको इतना ग्राम जो है जिंक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐकिक नियम लगाते हैं। ठीक है, मैथ का नियम लगाते हैं। तो मैथ का नियम ये कहता है कि 22, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है कि 22.4 लीटर अगर हमको हाइड्रोजन चाहिए तो हमको इधर हटा दे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आप क्वेश्चन तो समझ ही गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर इतना लीटर हमको हाइड्रोजन चाहिए, इतना लीटर हाइड्रोजन के लिए हमको कितना Zn करना पड़ेगा, 65.4 ग्राम हमको जो है जिंक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इतना मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी जिंक की। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं ना कि 1 लीटर के लिए सर कितना चाहिए, 1 लीटर हाइड्रोजन अगर हम निकालना चाहते हैं, उत्पन्न करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये कितना लगेगा, तब कुछ कम लगेगा भाई। ये 22 लीटर कर रहा है, इतना ग्राम लग रहा है। ठीक है, हमको 1 ही लीटर चाहिए, तो 1 लीटर चाहिए तो यानी कि 65.4 और डिवाइडेड बाई 22.4। अब तो ये मैथ का नियम आ गया है ना, तो ये 1 लीटर के लिए आ गया। लेकिन हमसे पूछा कितना है कि इतना लीटर हमको अगर गैस प्राप्त करना है तो उसके लिए कितनी मात्रा लगेगी Zn की। ठीक है, तो 1 लीटर के लिए अगर हमने निकाल लिया है, 1 लीटर के लिए अगर हमने निकाल लिया है तो हम 1.12 लीटर हाइड्रोजन के लिए भी तो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कितना ज़रूरत पड़ेगी, तो 1 का इतना ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हम इतने का निकालना चाहें तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 65.4 और यहाँ पे 22.4 और इंटू में 1.12। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे कट करेंगे तो ये लगभग इसका दुगुना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी जो है इसमें आप क्या कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और 10 से मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए ना, इसको आप यहाँ पे ला दीजिए 1.12 और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और नीचे करेंगे तो उसको अलग ही रहने दीजिए, अब इसको हटाइए मत। ठीक है, तो यहाँ से इसको 1 बारी में काटिए और इसको 2 बारी में कट गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ गया, 65। कैलकुलेशन आपको कैसे करना है ये भी बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन ही नहीं आएगा जल्दी से करना तो फिर समय पूरा चला जाएगा, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है, अब आप पहले ये क्या है 20 है, तो इसमें आप 0 से डिवाइड कर दीजिए तो वो 6 पॉइंट इतना हो जाएगा और यहाँ पर केवल 2 रह जाएगा, यानी मतलब हमने 10 से कर दिया, केवल नीचे 2 बचा। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर सकते हैं नॉर्मली, 3 दूनी 6 और 27 दूना 54 होता है, 2 दूनी
4×7 तो इतना ग्राम, ठीक है, यानी कि 3.27 ग्राम हमको जो है जिंक की जरूरत पड़ेगी अगर हमको 1.12 लीटर हाइड्रोजन उत्पन्न करना है तब, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में ऐसा कहीं पर है, कहीं पर है, कहीं पर है, यहाँ पर है, ठीक है, 3.27 ग्राम। क्लियर है, कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाए थे उसके बहुत सारे बच्चों ने देखे, उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, ठीक है, लेकिन आज की क्लास में ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि केमिस्ट्री में थोड़ा थ्योरेटिकल आते हैं, ठीक है, जहाँ से नंबर आपका उठ जाता है तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। चलिए ये क्वेश्चन हमने लगा लिया, आगे बढ़ते हैं सर अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंधक, गंधक क्या होता है पता है ना, सल्फर। क्या है क्वेश्चन, गंधक जब ई कैसे बन गया भाई, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल कौन कौन जानता है भाई, वीडियो को रोक करके तुरंत कमेंट करके बताओ नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला, ठीक है, सुनना मत, पहले पहले बताओ, ठीक है, वीडियो को रोको, कमेंट करो, फिर बताओ, फिर आगे बढ़ो, फिर देखना सही है कि नहीं, ठीक है, और डिलीट मत करना कोई कमेंट। तो यहाँ पर क्या है, डाला जाता है तब गैस निकलती है, तब गैस, अच्छा ये कहा जा रहा है कि जब गंधक जब नाइट्रिक अम्ल में, यानी कि जो हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड होता है, उसमें जब गंधक यानी कि सल्फर को डाला जाता है मतलब उसमें अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है, तब जो है कौन सी गैस रिलीज होती है, क्योंकि कोई ना कोई अभिक्रिया होती है तो कोई ना कोई गैस रिलीज होती है, जरूरी नहीं हर बारी हो लेकिन होती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा, जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक का रिएक्शन कराए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें भी कोई ना कोई गैस निकलती है। तो अब यहाँ पर हम ऑप्शन लिखने जा रहे हैं, एक है नाइट्रिक ऑक्साइड और एक है नाइट्रोजन और एक है हाइड्रोजन। चलिए हाइड्रोजन को तो ऐसे ही लिख देते हैं H2, ठीक है, और एक और है सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर को किसके साथ में रिएक्शन कराया जा रहा है, नाइट्रिक अम्ल के साथ में कराया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार करा के देखते हैं, फिर देखते हैं कैसी चीज़ निकल रही है। तो सल्फर यानी कि S और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CnO3, है ना, हम लोग जब पढ़ते थे तो CnO3 कहते थे, यानी कि HNO3 CnO3 है ना, तो HNO3 होता है, ठीक है। अब जब इसका आप रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, रिएक्शन करने के बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है, यानी कि जो भी हम लोग अभी मिला रहे थे उसमें H2SO4 बनता है। और अब आप सोचिए कि यहाँ पर क्या रिलीज होता होगा, ठीक है, खुद से सोचिए कि यहाँ पर देखिए ये आपका S है, सल्फर है, ये इधर चला गया है, ठीक है, O को भी लेकर के गया है और H को लेकर के गया है, तो बचा क्या होगा, N बचा होगा, यानी कि आपकी नाइट्रोजन बची होगी। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर और भी चीज़ें बचती, यहाँ पर बचता क्या है एक्चुअली में ना, NO बचता है, ठीक है, और NO क्या होता है आपका, NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये निकलती है गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। लेकिन अभी तक ये बैलेंस नहीं है, तो इसको एक बार हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। देखिए S कितनी बार है, एक बारी है, ठीक है, यहाँ पर ये कितना है, H कितनी बारी है, यहाँ पर 2 बारी, यहाँ पर 1 बारी है, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 बारी हो गया H। लेकिन अब क्या हुआ, N आपका 2 बारी हो गया, तो N भी हम यहाँ पर 2 बारी कर देते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी बारी है, 3 दूनी 6 बारी है, तो 4 बारी इधर हो गए, 2 बारी इधर, 6 बारी, ठीक है। तो अब आपकी रिएक्शन जो है बराबर हो गई। तो यहाँ पर ये जो है ये NO ही बनता है, ठीक है, ये तो आपका अम्ल बन गया।
यही गैस है NO, ठीक है। NO को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपकी गैस ये रिलीज होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये रिएक्शन भी नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। हो सकता है कहीं क्वेश्चन में काम आ जाए, किस क्वेश्चन में कैसे घुमा करके दे दिया जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन, O2 लिख दे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का कितना आयतन, ऑक्सीजन का कितना आयतन 10 ग्राम, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लिख सकते हैं लेकिन फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही इसी तरीके से दिया है। पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड नहीं दिया है, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर एनटीपी पर निकलेगा, ठीक है। आपके ऑप्शन है 1.822 लीटर, 2.000 लीटर यानी कि 2 लीटर, 2.744 लीटर, 3.25 लीटर, ठीक है। ये इस तरीके से करके आपके पास में ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब समझा जाए इसका। कह रहा है कि ऑक्सीजन का कितना आयतन यानी कि कितना वॉल्यूम 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर एनटीपी पर निकलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम जो हमारा क्लोरेट है, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रहना चाहिए, अभी हम आपको बताएंगे। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं तो इसमें ये कह रहा है कि ऑक्सीजन कितना, मतलब ऑक्सीजन का कितना आयतन निकलेगा, यानी कि कितना ऑक्सीजन उसमें से रिलीज होगी, इतना लीटर या इतना लीटर या इतना और या इतना लीटर, ठीक है। और ये बात किस पे की जा रही है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक है। तो उसको ज़्यादा कंसीडर मत कीजिए, बस देख लीजिए, ठीक है। तो हमको सीधे सीधे ही बताना है, हमको एक रिएक्शन लिखनी है जिसमें पोटेशियम क्लोरेट को क्या कराना है, हीट कराना है, गर्म कराना है, ठीक है। तो आइए फॉर्मूला इसका लिखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पोटेशियम क्लोरेट का, ठीक है, वो आपका होता है 2KCl, क्योंकि पोटेशियम में हो गया और C क्लोरीन से आता है और यहाँ पर O3 होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। यहाँ पर हम क्लोराइड नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोटेशियम क्लोरेट, अब जब इसको हम हीट कराते हैं, जब इसको हम हीट देते हैं, ठीक है, तो ये दो चीज़ों में टूट जाता है, एक पोटेशियम क्लोराइड और एक जो होता है ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन में। यहाँ पर हम बैलेंस करके ही लिख दिए पूरी रिएक्शन को, ठीक है। आप इसको देखेंगे तो ये बैलेंस है पूरी रिएक्शन, लेकिन आपको ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पोटेशियम यहाँ पर क्लोरेट इस तरीके से हीट दिया, ये रिएक्शन हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि जब भी आपसे ये चीज़ पूछे कि इसको इतना मिलाएंगे तो दूसरा वाला कितना निकलेगा, कितना मोल निकलेगा, कितना ग्राम निकलेगा, कितना लीटर निकलेगा, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले रिएक्शन लिखिए। आपने रिएक्शन लिख लिया, अब आप देखिए कि किसकी बात हो रही है। यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन को देखिए, इसको छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। अब देखिए कि इसका यहाँ पर ये कितना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसका भार कितना है टोटल, जैसे कि अभी तक हम देख रहे थे तो उसमें कितना भार था, जैसे कि इसके पहले वाले में कितना देखा था, 63 था, 63 पॉइंट करके कुछ था, ऐसा करके 0.4 करके उसका जिंक का, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है उसका देखा था। फिर इसके बाद इधर जो था हमारा एक तो लिक्विड, उसका देखा था, उसमें हमने देखा क्या था, हाइड्रोजन था। तो उसमें देखा कि हाइड्रोजन कितना लीटर बन रहा है, तो हमने देखा 22.4 लीटर बन रहा है। तो जब 22.4 में इतना ग्राम लग रहा है तो इसमें कितना हमने निकाला था। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर करना है, ठीक है। तो पहले हमको इसका निकालना है कि कितना ग्राम होगा टोटल। तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई टोटल में होगा, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और के जो होता है हमारा, के
इसका कितना होता है, आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा याद रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो इसका जो भार होता है 39 होता है, और Cl का आप जानते ही हैं कितना होता है, 35.5 होता है, और O का भी आप जानते हैं 16 होता है। तो 16 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 हो जाएगा, 16 3 48। ठीक है, इसके बाद आइए यहाँ पर कितना होता है, O का कितना होता है, यहाँ पर देखिए O2, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है सर, आयतन की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो हम लेंगे आयतन के फॉर्म में ही लेंगे, और ये गैस है तो आयतन में ही आएगा, ग्राम में यहाँ पर नहीं लिया जा सकता, लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि वही हमसे पूछा है। तो हमको पता है कि O2 अगर बनता तो इसमें O2 अगर बनता तो कितना लीटर आता, क्योंकि यहाँ पर ये अगर सिंगल मोल होता, 1 मोल का होता, तो 1 मोल में कितना था, 22.4 लीटर, लेकिन ये 3 बारी में है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। ठीक है, तो उतना लीटर यहाँ पर ये बनेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर। ठीक है, इतना बन गया, और ये ग्राम में है आपका। ठीक, तो इतना ग्राम में इतना लीटर बनता है, समझिएगा, इतना ग्राम में इतना लीटर बनता है। तो 10 ग्राम में आप नहीं निकाल पाएंगे, सिंपल। अब आपका हो गया फॉर्मूला। तो चलिए पहले इसको थोड़ा जोड़िए। तो इसको जब आप टोटल जोड़ेंगे तो ये आपका 245 आएगा। ठीक है, और आप इसको पूरा टोटल देखेंगे तो ये आपका 67.2 करके आएगा। भाई मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो आसान है ना। 6 4 3 12 का 2 हाथ से लगा 1, और 3 दूनी 6 1 7, और 3 दूनी 6। ठीक है, इतना लीटर। तो इतना लीटर आ गया और इतना ग्राम आ गया। तो इतने ग्राम में इतना लीटर, तो बताइए 1 ग्राम में कितना होगा। 1 ग्राम में हो जाएगा 67.2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 245। ठीक है, 245। तो ये 1 में आ रहा है, आपको निकालना है 10 ग्राम में। 10 ग्राम में निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 10 ग्राम में निकालेंगे तो थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर जगह में। तो 10 ग्राम में निकालेंगे तो 67.2 अपॉन में 245 और गुणते में 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये टोटल आपका हो जाएगा 67.2 और यहाँ से 245। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, इसको अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, चलिए डिवाइड कर देते हैं कैलकुलेटर से आपके लिए जल्दी से। अरे भाई कैलकुलेटर कहाँ हो तुम, कैलकुलेटर में है 672, ओ सॉरी क्या हो रहा है मेरे साथ, कहाँ से कटेगा, 672 डिवाइडेड बाई 245। ठीक है, ये आपका निकल करके जो आ रहा है, अगर हम इक्वल करेंगे तो ये आ रहा है 2.742, इतना करके आ रहा है लीटर। ठीक है, 742 करके आ रहा है। तो इतना लीटर करके आ रहा है, तो आपके ऑप्शन में कहीं पर है 2.7 यही वाला आ रहा है क्या। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें 44 लिखा हुआ है, चेक कर लेते हैं सर। हाँ वही आ रहा है लगभग, हो सकता है यहाँ मिस्टेक हो गई हो लिखने में। ठीक है, ये कैलकुलेटर से हमने किया तो ही आ रहा है। तो ये जो है आपका आ जाता है इतना लीटर। ठीक है, तो 10 ग्राम में कितना बनेगा, इतना। वही चीज़ था तुमने कहा ना, ये चीज़ बहुत आसान है। पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए, यानी कि जो आपका अभिक्रिया है, रिएक्शन, उसके बाद देखिए इतना ग्राम में कितना लीटर बना रहा है, तो उतना 1 में निकल गया तो फिर हो गया, खटाखट आ जाएगा तुरंत। ठीक, अब ये चीज़ उल्टा भी हो सकती है, हो सकता है कभी दे दे इधर इतना लीटर में इतना ग्राम बनता है, तो बताइए इतने लीटर में कितना बनेगा, तो वापस भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ मोल के साथ भी दे सकता है कि इसके 2 मोल में इसका 3 बनता है, तो बताइए इसके इतने में कितना बनेगा, ऐसे भी करके क्वेश्चन भी दे सकता है। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन देगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन लिखनी है, और उसके साथ आपको जिस तरीके से कहता जाएगा वैसे काम आपको करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इसी जगह पर क्वेश्चन को ठप करेंगे। आगे और सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है और क्लासेस थोड़ा छोटी होती हैं, तो आपको भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, एक दिन में हम लोग 2 क्लासेस लेंगे। ठीक है, तो ये जो है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आज की मज़ा आया हो, कुछ सीखने को मिला हो इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको लाइक कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, आप खुद से सोचिए कि हम आपके लिए इतनी गर्मी में, ठीक है, आपको यूट्यूब पे फ्रीली, और साथ ही साथ नोट्स, हर एक चीज़ जितनी भी आपके साथ सहायता होती है, ठीक है, आपके साथ रहते हैं।
तो आप हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं कि आप वीडियोस को दोस्तों के पास भेज सकते हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक करके रख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए मन लगा करके, जितना दिन बचा है खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारे क्वेश्चन लगाइए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ सब के लगाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल केमिस्ट्री के, केवल फिजिक्स के, केवल मैथ में अटके रहिए, ऐसा मत कीजिएगा, सब के लगाइएगा। बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी हम आपको एग्जाम के पास में आते आते बहुत सारी चीज़ें बताने वाले, किस तरीके से आपको एग्जाम में बैठना है, कैसे कैसे चीज़ें होने वाली है, ठीक है, क्या क्या आपको साथ में ले जाना है, हर एक चीज़ की बात कर देंगे, ठीक है, बता देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।